कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। क्या होता है कंट्रोल मतलब फिर? हमारी वैसी चीजें जो हम भी कंट्रोल कर सके, और जो वैसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जैसे हार्ट बीट वो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो अपने आप होती रहती है। कंट्रोल सिंपली मतलब जो भी हमारी बॉडी में जितने भी एक्शंस होते हैं, जो तुम बोल रही हो वॉलेंट्री, मतलब जो हम हमारे इच्छा से कर रहे हैं। मैंने ये उठाया, ये मैंने मेरी इच्छा से किया। मेरा हार्ट बीट हो रहा है लेकिन वो मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है, तो वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, वही जो तुमने बोला वो सब चीजें हम कंट्रोल कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब? कोऑर्डिनेशन का मतलब मैं बोल रही हूँ, साथ के साथ हाथ भी हिला रही हूँ, चल भी रही हूँ, मेरा काम सब बराबर चल रहा है। अगर मैं 4 काम एक साथ कर रही हूँ तो मेरा कोई भी काम बिगड़ नहीं रहा। दैट इज कोऑर्डिनेशन। समझे ना? हमारी बॉडी में हार्ट भी बीट कर रहा है, हम ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, खाना खाया है तो वो डाइजेस्ट भी हो रहा है, सारा काम बराबर चल रहा है, मतलब कोऑर्डिनेटेड है। अभी अगर तुम सोचो मुझे ये कॉपी उठानी है, तो मेरे ब्रेन में है कि मुझे हाथ यहाँ से सिर्फ इतना ही लेके जाना है, मैं इसके आगे नहीं जा रही, मेरा हाथ इसके पीछे नहीं रुक रहा। तो ये एक मेरे ब्रेन ने थोड़ा बहुत सेंस बनाया, एनालाइज किया कि मुझे अपने हाथ को यहाँ से सिर्फ इतनी डिस्टेंस तक लेके जाना है ताकि ये कॉपी उठ जाए। तो दैट इज ऑल्सो कम्स इन कोऑर्डिनेशन। समझे ना? तो अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन कौन करता है? कौन सा ऑर्गन? सिंपली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या पूरा बोलो तो नर्वस सिस्टम। कितने पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के? कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल। एक और याद रख लो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी होता है, उसके बारे में आगे देखेंगे। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारी बॉडी के सेंटर में है। और पेरिफेरल में? नहीं नहीं, पेरिफेरल में क्या आता है? जितनी भी हमारी नर्व्स हैं जो ब्रेन से निकल रही हैं, वो नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स। हाँ, थोड़ा सा नंबर भी याद रखो, क्रेनियल नर्व्स होती हैं 8 पेयर्स, सॉरी 12 पेयर्स। और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं 33 पेयर्स। याद नहीं रखो तो भी चलेगा, तुमको इतना पूछते नहीं है वैसे। बट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है सारी नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स या और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। समझे ना? ये अपन बाद में देखेंगे जब हॉर्मोन्स पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लेना भाई। अभी कुछ मुझे टर्म्स का मतलब बताओ तुम लोग, अगर नहीं मालूम तो मैं बता दूंगी। स्टिमुलाई मतलब पता है किसी को? छोड़ो। स्टिमुलाई का मतलब होता है, अगर तुम कुछ सेंस फील करो, मैंने अपने हाथ को ऐसे पिंच किया तो मुझे फील हुआ, तो फील मुझे किस वजह से हुआ कि मैंने अपने हाथ को पिंच किया, तो मेरा जो ये पिंचिंग एक्शन है ये होता है स्टिमुलस, जिसकी वजह से मेरी नर्व्स में एक्साइटेशन हुआ और मुझे फील हुआ। एनीथिंग, एनी एनवायरमेंटल चेंज जो कि हमारी बॉडी में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, दैट इज स्टिमुलस। ठीक है ना? स्टिमुलस अब कुछ भी हो सकता है, थप्पड़ मार दिया, हीट, केमिकल, कुछ भी ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह होता है, ये सब केमिकल्स हैं, अगर हमारे हाथ पे लगा तो बर्निंग सेंसेशन होगा। ठीक है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं?
हाँ, स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे, मान लो ये स्किन सरफेस है, इसके ऊपर कुछ सेल्स हैं या फिर कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि हम जैसे कुछ स्टिमुलस आया तो उसको परसीव करेगा, उसको लेगा। और अगर हमने समझो मैंने अगर ऐसे मारा है तो ये कौन से टाइप का स्टिमुलस हुआ? केमिकल। केमिकल हुआ? भाई तुम बराबर रिपीट भी कर रहे हो यार। फिजिकल हुआ या फिर छोड़ो, फिजिकल स्टिमुलस हुआ। लेकिन हमारी बॉडी में जब हम बात करते हैं स्टिमुलस ट्रेवल कर रहा है, अगर उसको हाथ से ब्रेन तक जाना है तो वो इलेक्ट्रिकल जाता है। तो जो मैकेनिकल हमने फोर्स लगाई थी वो मैकेनिकल इम्पल्स था। मैकेनिकल इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करने का काम भी रिसेप्टर करता है। ठीक है, तो अगर हम पूरा माने तो ये एक रिसेप्टर है, ये हमारा हमने स्टिमुलस दिया, रिसेप्टर ने उसको परसीव किया और उसका जो भी एनर्जी था जिस भी सोर्स का था उसको उसने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल बना। क्यों हंसी आ रही है भाई तुमको? वो समझ गई जिसको मैं बोल रही हूँ। रिसेप्टर समझे ना क्या होता है? आगे बात करेंगे। इफेक्टर क्या होता है? कुछ भी हमारा स्टिमुलस आया, ब्रेन तक पहुंचा। अभी अगर मुझे लग रहा है कि मुझे मेरा हाथ यहाँ से पीछे करना है, तुमने एक गरम तवे पे हाथ लगाया तो तुम उसको ऑब्वियसली पीछे खींचोगे ना। तुम अपना हाथ उस गरम तवे पे रखे नहीं रहने दोगे, राइट? तो जो तो गरम तवा था, जो उसकी हीट थी, वो था हमारा स्टिमुलस। हाथ पे जो भी हमारे रिसेप्टर्स हैं उसको उसने एक्साइट किया, हमारे रिसेप्टर्स ने इंफॉर्मेशन भेजी। तो वो इंफॉर्मेशन अब वापस आएगी तो तुम हाथ कैसे हटाओगे? तुम्हारे हाथ की मसल्स काम करेगी तो ही तुम हाथ हटाओगे। तो वो जो तुम्हारा मसल है जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, रिस्पॉन्स मतलब गरम तवे पे हाथ रखा, तुमने हाथ हटा लिया, हाथ हटाना इज योर रिस्पॉन्स। स्टिमुलस आया, उसकी वजह से जो भी तुम एक्शन प्रोड्यूस करोगे दैट इज रिस्पॉन्स। समझे कि नहीं समझे? है ना? तो वो रिस्पॉन्स एलिसिट कौन करेगा? उस रिस्पॉन्स करवाएगा कौन? हमारे हाथ की मसल्स करवाएंगी। तो हाथ की मसल्स जो हैं दोज आर इफेक्टर। ठीक है, और क्या बचा? अभी तुम न्यूरॉन्स पढ़ा है 9th क्लास में? याद है? ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वो लेके जाते हैं। कहाँ से? हाथ से ब्रेन तक या ब्रेन से बाहर आगे तक। तो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के। सेंसरी क्या? जो सेंसेशन लेके जा रहे हैं टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन। ठीक है, तुमने वही सेम एग्जांपल ले लो, गरम तवे पे हाथ रखा, गरम तवे पे हाथ रखा तो वो जो तुम्हारा स्टिमुलस था उसका जो भी रिसेप्टर ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट किया, उस वजह से क्या हुआ? वो गया ब्रेन तक। ब्रेन से फिर जो एक्शन है उसका जो भी ब्रेन का क्या बोलते हैं वो, हाँ, रिस्पॉन्स नहीं, ब्रेन जो सिग्नल भेज रहा है आपकी मसल्स पे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो और वहां से तुम हाथ हटा लो, तो वो फिर मोटर एक्शन होता है। सेंसरी क्या? जो लेके जा रहा है तुम्हारी पेरिफेरी, हाथ, पैर, ऑर्गन से जो ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जा रहा है, दोज आर सेंसरी न्यूरॉन्स। और जो ब्रेन से अपना जो एक्शन प्रोड्यूस करवाना है उसको, ब्रेन का जो भी सिग्नल है वो इफेक्टर तक लेके जा रहा है, वो होता है मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, जो उन दोनों के बीच का कनेक्शन है। ठीक है, जो उन दोनों के बीच का कनेक्शन है। एक्शन अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी, वॉलेंट्री एक्शन होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन वॉलेंट्री होता है या इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री होता है। अभी देखता है, रुको यार, तुमको तो आता है सारा सब।
बुक है किसी के पास? है? उसमें बुक खोलो ना, डायग्राम खोलो रिफ्लेक्स सेक्शन वाला। दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है डायग्राम? उसमें भी सेम एग्जाम्पल है ना, कि गरम तवे पे हाथ रखा, वो एक रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, इमीडिएट रिएक्शन होता है। इमीडिएट मतलब क्विकली, एकदम से, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसमें ये याद रखो, रिफ्लेक्स एक्शंस में ओनली स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व रहती है। कैसे? ये तुम्हारा हाथ है, ये यहाँ पे एक मसल है, ये तुम्हारा गरम पॉट है, तुमने इसको टच करा, तुमने इसको टच करा, यहाँ से जो भी तुम्हारा इम्पल्स था, जो भी इंफॉर्मेशन थी, वो यहाँ से कैरी की किसने? सेंसरी न्यूरॉन्स ने। सेंसरी न्यूरॉन्स ने कैरी करी कहाँ तक? स्पाइनल कॉर्ड तक। तो यहाँ पे जाके सेंसरी न्यूरॉन खत्म हो गया, ठीक है? यहां से चालू होता है मोटर न्यूरॉन, ठीक है? मोटर न्यूरॉन, अब ये सेंसरी न्यूरॉन यहाँ था, स्पाइनल कॉर्ड को पता चला कि गर्म तवे पे हाथ रख दिया बच्चे ने बेचारे ने, तो उसको वहां से फिर हाथ हटाना पड़ेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड ने यहाँ से सिग्नल भेजा किस पे? ये वाली मसल पे, जो भी मसल है तुम्हारी यहाँ की हाथ की, इस वाली मसल पे उसने सिग्नल भेजा कि भाई हाथ हटा ले। तो ये किसने किया? मोटर न्यूरॉन्स ने उसको बोला कि यहाँ से हाथ हटाओ, तो इसने हाथ हटा लिया। अब ये बहुत इमीडिएट एक्शन होता है, इतना टाइम नहीं लगता, बहुत फटाफट हो जाता है, मिली सेकेंड्स। अब रिले न्यूरॉन्स कहाँ पे आते हैं? बहुत बारी ये यहाँ पे खत्म हो गया तुम्हारा न्यूरॉन, सेंसरी वाला, मोटर वाला यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसके बीच में एक छोटा सा और न्यूरॉन होता है जो यहाँ से इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के बीच को दे देता है, सिग्नल प्रोवाइड कर देता है, तो दैट इज रिले न्यूरॉन। समझ में आया? तुमको तो आया, वो मुझे पूरे ब्लैंक दिख रहे हैं। आया ना समझ में? ठीक है। क्या ये इंफॉर्मेशन सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक रहती है कि ब्रेन तक भी जाती है? जाती है। मेमोरी फॉर्मेशन के लिए ब्रेन तक भी जाती है ना? जो एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर तुमको बचपन में अपन बहुत सारी चीजें ऐसे ही उठा लेते हैं, अपन देख लेते हैं, अभी अपन को पता चल गया कि अगर गैस पे एक तवा रखा है तो वो गर्म है, अब हाथ नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि पहले हमने छुआ था, गर्म लगा, हमने हटाया, पता चल गया ये गर्म होता है, अब हम उसको फिर से नहीं छुएंगे, ठीक है? ये हमारी मेमोरी ब्रेन में बनी, ठीक है? इतना तो समझ गए। अभी अपन ने वो देखा था, ये समझो सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, रिले वाले को अभी बीच में छोड़ो। इस वाले न्यूरॉन से यहाँ पे इंफॉर्मेशन जाएगी कैसे? हाँ, रिसेप्टर तो सिर्फ स्किन सरफेस या ऑर्गन के उस पर रहते हैं। साइनेप्स बताती हूँ, रुको। सी, तुमको न्यूरॉन का डायग्राम भी बताना है ना। रुको रुको रुको, बता रही हूँ। न्यूरॉन्स में क्या क्या होता है? ये एक न्यूरॉन है, रफ डायग्राम है, समझ लो, है ना? इसमें ये जो ये पार्ट होता है, ये होती है सेल बॉडी, तुमको तो आता है ये, और ये हर न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ नहीं होती, माइलिनेटेड होते हैं और डीमाइलिनेटेड भी होते हैं। जो माइलिनेटेड वाले होते हैं उनमें जो स्पीड होती है इम्पल्स की एक जगह से दूसरी जगह जाने की, वो ज्यादा होती है।
माइलिनेटेड वालों में, डीमाइलिनेटेड वालों में थोड़ी कम होती है। ठीक है, अब ये एक न्यूरॉन है, तुमको ये तो मालूम ही है, इधर समझो एक और न्यूरॉन है। ठीक है, अब एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहां से सेल बॉडी से इधर तक ही जाएगी, डेंड्राइट्स तक। हाँ हाँ, जो भी है, सेल बॉडी से इधर पीछे तक ही जाएगी, नर्व एंडिंग तक, कभी भी उल्टा नहीं होगा, है ना, ये ध्यान में रखना। अब ये जो दो न्यूरॉन्स हैं, इनके बीच का जो गैप होता है दैट इज साइनैप्स। साइनैप्स। अभी अपन समझते हैं कि इस वाले न्यूरॉन से इस वाले न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जाएगी कैसे। तो उसकी दो टाइप्स होते हैं, दो मेथड्स होती हैं, या तो इलेक्ट्रिकली जाएगा या तो केमिकली जाएगा। इलेक्ट्रिकली कैसे जाएगा और किन में जाएगा? इलेक्ट्रिकली सिर्फ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो माइलिन शीथ होती है ना, ये इलेक्ट्रिकल अपना जो भी इम्पल्स है उसको वो क्या बोलते हैं, अरे रोक देती है काइंड ऑफ। अरे वो क्या होता है यार, नहीं, कंडक्ट का उल्टा, हाँ इंसुलेट, सॉरी। ये जो भी माइलिन शीथ होती है ना, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का इंसुलेटर होता है, तो ये वहां पे जा नहीं पाता। तो जो अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उनपे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया, ये एक्सॉन हिलॉक पे आता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे जनरेट हुआ, अब वो इधर से ऐसा कूद कूद के चला जाता है। सिंपली इलेक्ट्रिकल जो भी साइनैप्स होता है, इलेक्ट्रिकली जो भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, वहां पे ऐसे ऐसे जंपिंग के फॉर्म में चला जाता है, डायरेक्टली। ठीक है, और लेकिन जो केमिकल साइनैप्स होता है उसमें बनता है न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा? हाँ हाँ हाँ, यहाँ से जो भी तुम इतना तो मत देखो, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट रहते हैं, इधर से रिलीज होके यहाँ पे चले गए, इसको इंफॉर्मेशन मिल गई, इसने आगे दे दी। ये अपन ने कहाँ से क्या समझा, ये वाला सेंसरी से मोटर न्यूरॉन पे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे कैसे गया इंफॉर्मेशन, है ना। मसल तक जाता है जब कोई भी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी न्यूरॉन। ये हमारी मसल है, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन मसल तक आया, तो ये यहाँ पे जो भी कनेक्शन बनता है, इंफॉर्मेशन न्यूरॉन से मसल में जब जा रही है तो वहाँ पे बनता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वहाँ पे भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो अलग तरीके से मसल को एक्साइट करता है। मसल के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, फिर वो कैल्शियम लेवल में जो भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है मसल का, उसका जो भी मैकेनिज्म है वो सारा करवाता है न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें भी इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, इतना ही पढ़ना है तुमको इसमें। कमिंग टू ब्रेन, ब्रेन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फोर ब्रेन में क्या क्या आता है? और थैलेमस भी। मिड ब्रेन में इट्स जस्ट अ कम्युनिकेशन बिटवीन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, है ना। हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है? सेरिब्रम, डायग्राम बनाना पड़ेगा।
समझ आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? ठीक है। ये जो सबसे ज़्यादा पार्ट जो भी अपन को ब्रेन का दिखता है, जो भी डायग्राम में दिखता है, वो ऐसा टाइप ट्यूब ट्यूब टाइप्स का जो भी तुम लोगों को दिखता है, दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है। सेरिब्रम जितना भी अपना वॉलेंट्री एक्शन रहता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इतना ही याद रखो। सेरिब्रम के साथ थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस में याद रखो कि जो भी हमारे थोड़े बहुत इनवॉलेंट्री एक्शंस रहते हैं, जैसे कि क्या, कि अपन को भूख लगी, वो, हाँ, वो किसने भूख जगाई? हाइपोथैलेमस ने। और हाइपोथैलेमस का एक मेन एक्शन याद रखना कि जो भी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, हार्मोन रिलीज हो रहा है, हार्मोन का रिलीज होना बंद हो रहा है, वो भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, हार्मोन का रिलीज होना बंद होना, जो भी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो सबसे मेन हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का ज्यादा कोई एक्शन है नहीं। हाँ रुको तो, प्यूपिल डायलेशन वगैरह वो सब जो भी है। मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है, पहला। दूसरा, जो भी हमारे थोड़े बहुत एक्शंस हैं, जैसे कि प्यूपिल का डायलेटेशन होना, प्यूपिल आँख में होता है ना, छोटा सा वो ब्लैक स्पॉट जो होता है आइरिस के बीच में, ऐसा ऐसा आँख होता है, उसके बीच में ये यहाँ पे ये जो काला काला दिखता है, दैट इज प्यूपिल। वो डायलेट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस चीज़ को भी कौन देखता है? मिड ब्रेन। और जो भी ट्रैवलिंग करने के टाइम पे थोड़ा बहुत अपन को मोशन सिकनेस वगैरह होती है ना, उसमें भी थोड़ा बहुत पार्ट मिड ब्रेन का इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, हाइंड ब्रेन पॉन्स मेडुला। पॉन्स मेडुला में सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस जो भी होते हैं उनके क्या बोलते हैं, वो रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं। कौन कौन से इनवॉलेंट्री एक्शन के रहते हैं? हाँ, और मेडुला? पॉन्स और मेडुला मिलके करते हैं रेस्पिरेटरी और जो भी हमारा कार्डियोवेस्क्यूलर रहता है अपना कंट्रोल, वो पॉन्स और मेडुला करते हैं। पॉन्स और मेडुला खत्म, रेस्पिरेशन खत्म, हार्ट बीट का कंट्रोल खत्म। कंट्रोल से मतलब क्या? अगर अपन ने बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करी तो अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो हम 1 मिनट में बहुत ज़्यादा बार सांस लेते हैं। तो ये बढ़ाया किसने? इनने, इनके एक्शन की वजह से, मतलब। ठीक है, फिर उसको कम भी तो करना है, वापस नॉर्मल भी करना है, तो वो भी उसका जो भी इन्वॉल्वमेंट रहता है वो भी सब पॉन्स और मेडुला की वजह से ही होता है। सेरिबेलम बैलेंस, और जो मैंने कोऑर्डिनेशन का बताया था कि मेरा हाथ यहाँ से बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा, जितना मुझे रिक्वायर है मेरा हाथ मूव करे टू पिक दिस बुक, उतना ही कर रहा है वो। दिस इज कोऑर्डिनेशन, बैलेंस वगैरह ये सब। हाँ, बैलेंस उसमें भी आ जाता है ना। स्पाइनल कॉर्ड, जैसे वर्टिब्रा में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? सर्वाइकल, नहीं पता तुम लोगों को ये? शिट, बता देती हूँ। हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम रहता है, ये तो पता है ना, रीढ़ की हड्डी कितनी बोन्स होती है? उसमें भी 33 बोन्स रहती है, लेकिन फिर वो फ्यूज हो जाके कम हो जाती है। तो मेनली अपन इतना ध्यान रखते हैं कि 7 सर्वाइकल बोन्स रहती हैं वर्टिब्रा, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, और फिर नीचे सैक्रम और कॉक्सिजियल, वो तो अलग ही है। तो ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर ऐसा, अगर मैं कट सेक्शन देखूं वर्टिब्रल कॉलम का, तो वो ऐसा रहता है, ये बीच में जगह है और ये ऐसा ऐसा एक वर्टिब्रल कॉलम है।
ठीक है। ये जो बीच में जगह है यहां से निकला हुआ होता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी ऐसी, तो उसके पूरी आसपास एक प्रोटेक्शन लेयर है किसकी, वर्टिब्रल कॉलम की, ठीक है। तो अभी वही बात थी कि इनका प्रोटेक्शन कौन करता है। ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसको हल्की सी भी लग वग जाए अपन तो मर सकते हैं। तो ब्रेन का प्रोटेक्शन कौन करता है सबसे बाहर, क्रेनियम। क्रेनियम क्या, ये इतनी भारी जो है पूरी वो बोन्स जो रहती हैं। और ये जो ब्रेन है ना, इसके आसपास ऐसी 3 लेयर्स रहती हैं, मेनिंजेस, 3 मेनिंजियल लेयर्स रहती हैं, ठीक है। वो भी उसको प्रोटेक्ट करती है। इन मेनिंजियल लेयर्स के बीच में होता है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के 2 एक्शंस याद रखो। सबसे मेन एक्शन जो वो करता है बायोएनसी। हमारा ब्रेन 1200 से 1400 ग्राम का होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमको कि 2 किलो लेके घूम रहे हो, 1.5 किलो लेके घूम रहे हो सर पे, नहीं लगता ना। तो ये जो हमारा CSF रहता है वो ब्रेन को उसमें डिसॉल्व करके रखता है ताकि हमको उसका वेट फील ना हो ज्यादा। एक उसका एक्शन तो ये रहता है कि वो बायोएंसी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमको ब्रेन उतना हैवी नहीं लगता, ठीक है। और दूसरा एक्शन उसका क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर रहा है ब्लड पे, ब्रेन तक, और जो भी उसका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, जो भी वो वेस्ट निकाल रहा है ब्रेन, उसको बाहर लेके आ जाता है, इतना, ठीक है। CSF ये रहता है। तो ब्रेन पे कौन कौन से प्रोटेक्शंस है, क्रेनियम, मेनिंजेस और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में भी सेम है, लेकिन वहां पे क्रेनियम की जगह क्या आता है, अभी बताया, वर्टिब्रल कॉलम। वहां पे बस क्रेनियम की जगह वर्टिब्रल कॉलम है, वहां पे भी मेनिंजेस हैं और वहां पे भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। तो ये पूरा प्रोटेक्शन ऐसे होता है। इतने में किसी को कोई डाउट है? पक्का? ठीक है। ये तो जितना भी हमारा कंट्रोल था, ये तो पूरा ब्रेन, न्यूरॉन्स और सारा का सारा नर्व्स वगैरह हैं, वो सब इन्वॉल्व रह गई, है ना। तो ये हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल था, ये जितना भी था सारा, ठीक है। अब एक होता है केमिकल। इसमें आते हैं तुम्हारे ग्लैंड्स। ग्लैंड्स भी 2 तरह के होते हैं। ग्लैंड्स कौन होता है, जो भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं, हाँ, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। ग्लैंड्स कौन होते हैं, जो हार्मोन और या फिर एंजाइम सिक्रीट करते हैं, है ना। एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंस क्या होता है पता है ना। अगर हमारी बॉडी में कोई भी एक्शन हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में तुमने पढ़ा होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, तो यहाँ पे एक एंजाइम लगता है अमाइलेज। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट रहा है। इस केमिकल रिएक्शन को जो भी स्पीड अप कर रहा है ना, स्पीड अप कर रहा है मतलब उसकी रेट को बढ़ा रहा है। अगर ये अमाइलेज नहीं होता तो कार्बोहाइड्रेट बहुत स्लोली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता, तो अपन को थोड़ा जल्दी जल्दी चाहिए ना। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं, रेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हॉर्मोन्स क्या होता है, हॉर्मोन्स तुम समझो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, लेकिन दे आर केमिकल्स, वो उसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व नहीं रहते, ठीक है। वही तो ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनमें डक्ट्स नहीं होती, ये एक ग्लैंड है, ये भी एक ग्लैंड है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब इसमें डक्ट नहीं है, इसमें ये जो भी इसको बनाना है वो बना और डायरेक्ट ब्लड में चला गया,
लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनमें डक्ट रहती है, वो एक स्पेसिफिक जगह पर ही अपना जो भी सिक्रीशन है उसको सिक्रीट करता है। जैसे पेनक्रियाज है, उसने अभी अपन ने अमाइलेज देखा था ना, अमाइलेज पेनक्रियाज में बनता है। तो अमाइलेज जो है वो पेनक्रियाज से कहाँ गया, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो ब्लड में नहीं गया। ये पेनक्रियाज है, यहाँ पे बना अमाइलेज, वो इस डक्ट के थ्रू सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में गया और कहीं नहीं गया। ठीक है, तो वो डक्ट प्रेजेंट रहती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होती। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करते हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्ट्स के थ्रू किसी स्पेसिफिक पार्ट पे। ठीक है, अभी मेन तो अपन को इसमें पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स। सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड जो हम देखते हैं, हाइपोथैलेमस। एंडोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में तो नहीं आता, लेकिन वो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया था। हाइपोथैलेमस क्यों इंपॉर्टेंट है, एक मैंने बहुत जोर लगा के बताया था। हाँ, अपने जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड अभी अपन देखेंगे जितने भी हैं, उनका सिक्रीशन होगा नहीं होगा, कितना नहीं होगा, वो सब कौन देखता है, हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहला अपन देखें हाइपोथैलेमस ब्रेन में है। क्या सिक्रीट कर रहा है, रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर। अगर रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने सिक्रीट किया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, यानी कि ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है, ये ग्रोथ हार्मोन जो है उसको रिलीज करवाएगा। और अगर यहाँ से सिक्रीट हो रहा है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर, तो वो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करवाएगा, उसका रिलीज नहीं करने देगा, नहीं होने देगा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हो रहा है, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स। सेकंड अपना आता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन में है, ये क्या सिक्रीट करवाता है, ग्रोथ हार्मोन। ये मत सोचना कि तुम्हारी बुक में ग्रोथ हार्मोन दिया है तो ये सिर्फ ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाता है, ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज करवाता है। अभी अपना जितना जरूरी है उतना ही ध्यान रखो कि पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ। ग्रोथ हार्मोन ऑब्वियसली नाम से सब बता रहा है कि वो ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी में कितना लंबा, वो मसल कितनी बड़ी होगी, बोन कितनी बड़ी होगी, वो सब कौन देखेगा, पिट्यूटरी। ठीक है, अभी अगर ग्रोथ हार्मोन बराबर से रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, हाइट छोटी रह जाएगी, तो उसको ड्वार्फिज्म कहते हैं, ड्वार्फिज्म। तीसरा ग्लैंड तुम देखो, पीनियल ग्लैंड। हाँ, स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, रिलीज क्या करता है, मिलेटोनिन। और मिलेनिन का नाम सुना है, सुना है, मिलेनिन क्या, पिगमेंट होता है। तो ये याद रखना, मिलेटोनिन और मिलेनिन अलग अलग है। मिलेटोनिन क्या है, इट इज अ हार्मोन, और मिलेनिन क्या है, पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब धूप में जाते हैं तो टैन हो जाते हैं ना, तो इट्स अ प्रोटेक्टिव पिगमेंट। बस अभी इतना ध्यान रखो, है ना, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना इनमें। ठीक है, मिलेटोनिन रिलीज करता है, मिलेटोनिन स्लीप वेक साइकिल हमारी कंट्रोल करता है। रात होने पे नींद आने लग जाती है, सुबह होने पे नींद खुल जाती है, स्लीप वेक साइकिल। वो तो अभी सब बिगड़ गया है अपना,
अब रात में नींद नहीं, सुबह नींद आती है। स्लीप वेक साइकिल भी ना अपने कंट्रोल में हो सकती है ना। मतलब अगर तुम बहुत लंबे टाइम तक रात में 2-2 बजे तक जाग रहे हो तो तुमको 2 बजे ही नींद आएगी फिर, है ना, ऐसा होता है। तो ये चलता है बट होना नहीं चाहिए। चौथा ग्लैंड आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी ब्रेन में प्रेजेंट है। चौथा ग्लैंड आता है थायराइड ग्लैंड। इधर यहाँ पे थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब का मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि वो टूटे, उनसे हमको एनर्जी वगैरह मिले। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स का जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको थायरोक्सिन बढ़ाता है। ठीक है, पांचवा पैराथायरॉइड ग्लैंड। कहाँ पे होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड, पता है? पीछे। थायराइड ग्लैंड ऐसा बाइलोब्ड रहता है, और अगर पीछे से देखो तो इसके यहाँ पे पैराथायरॉइड ग्लैंड्स रहते हैं, ये छोटे 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 छोटे। क्या रिलीज करता है पैराथायरॉइड ग्लैंड? पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन रिलीज करता है जो कैल्शियम फॉस्फोरस का जो भी हमारे ब्लड में लेवल्स हैं उनको मेंटेन करता है। ठीक है, समझ आया ना? सिक्स्थ आता है थाइमस। थाइमस कहाँ पे रहता है? जो हमारी स्टर्नम है, स्टर्नम पता है? स्टर्नम इधर, अपनी इधर चेस्ट पे हाथ रखो, बीच में, बिल्कुल बीचों बीच। यहाँ पे एक बोन फील हो रही है ना? क्या हो गया? 15-20 मिनट, ठीक है। यहाँ बीच में हार्ड फील हो रहा है ना, तो ये स्टर्नम है। इसके पीछे थाइमस ग्लैंड होता है। ये इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों में, बच्चों में और फीटल लाइफ में। फीटल लाइफ में मतलब जब हम अपनी मम्मी के पेट में थे तब के लिए थाइमस इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि अभी अगर तुम कितने साल के हो गए, 15-16, 14-15-16 के हो गए, तो अपनी जो थाइमस है उसका साइज बहुत छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो हमारी इम्यूनिटी का काम है वो बाकी दूसरे ऑर्गन्स और बाकी दूसरे सेल्स ने ले लिया, तो अब थाइमस का ज्यादा काम बचा नहीं है, तो वो छोटा हो गया, उसका साइज छोटा हो गया। ठीक है, अगला ग्लैंड आता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे रहता है? किडनी के ऊपर। ये हमारी किडनी है, इसके ऊपर यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड रहता है। अभी तुम्हारी बुक में दिया हुआ है कि ये रिलीज करता है एड्रीनलिन। क्या करवाता है एड्रीनलिन? इमरजेंसी हार्मोन। थोड़ा और ढंग से समझो तो अपन ने बात करी थी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिर्फ तब एक्ट करता है जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में है। स्ट्रेस मतलब कैसा स्ट्रेस? उसको खाना नहीं मिल रहा, या वो भाग रहा है तो भी उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जो भी ऐसा दिक्कत है, फाइट एंड फ्लाइट, गुस्सा आ रहा है तो भी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो उस वजह से क्या होगा, अभी तुम सोचो तुम्हारे पीछे एक शेर भाग रहा है, तो तुमको तब खाना खाना है? नहीं। तुमको वॉशरूम जाना है? नहीं जाना ना। तो ये हम नॉर्मल चीजें नहीं कर रहे तब। रुक जाओ भाई, तुमको भी जल्दी घर जाना है। हाँ तो थोड़ा शांत हो जाओ। तो ये जो भी हमारे फाइट और फ्लाइट के काम रहते हैं, जहाँ पे हमको हमारी बॉडी को जल्दी या तो दौड़ाना है या फिर और बहुत सारा काम कर रहा है, तो उस टाइम पे सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। और सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कौन कर रहा है? एड्रीनलिन। तो एड्रेनलिन का एक मेन एक्शन बुक में दिया हुआ है कि वो हार्ट रेट को बढ़ाता है।
हार्ट पे एक्ट करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन हमको बहुत सारा चाहिए, हमारी मसल्स को न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे चाहिए, तो वो उनको बहुत जल्दी जल्दी पहुंचाना है, तो हार्ट रेट बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा, और साथ में रेस्पिरेटरी जो हमारा रेट है वो भी बढ़ाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा ग्लैंड आता है बेटा? ग्लैंड पूछ रही हूँ। पेनक्रियाज स्टमक के नीचे, ये हमारा स्टमक है, उसके नीचे यहाँ पे एक पेनक्रियाज रहता है, उससे सिक्रीट होगा इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन ब्लड में ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज जो है उसको कम करवाता है, ग्लूकेगॉन ब्लड शुगर को बढ़ाता है। खत्म। और तुम्हारे सैंपल पेपर में शायद एक क्वेश्चन है कि व्हाई इंसुलिन इंजेक्शंस आर गिवन टू ट्रीट सम डायबिटीज पेशेंट। क्यों? क्योंकि डायबिटीज पेशेंट में इंसुलिन की कमी रहती है। हाँ, ब्लड शुगर लेवल उनका ज्यादा रहता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी रहती है, तो अपन उनको इंसुलिन दे देते हैं, तो फिर ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। मेकिंग इट श्योर कि हर डायबिटीज में नहीं देते। ठीक है, डायबिटीज भी बहुत तरह की होती है, तो वो डायबिटीज जिसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, सिर्फ उन्हीं में हम इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, है ना? तुम बाद में पूछ लेना अगर तुमको पूछना हो तो। ठीक है, और पेनक्रियास के बाद क्या है? टेस्टिस, ओवरी, जगह ही नहीं बची मेरे पास। टेस्टिस से हार्मोन सिक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो भी हमारा मेल पैटर्न सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, बियर्ड आना, और जो भी क्या बोलते हैं, टफनेस, वॉइस उनकी बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, वो सब काम टेस्टोस्टेरोन करवाता है। फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन रहता है, ये तुम मिथ में मत रहना कि फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन नहीं रहता, बहुत कम क्वांटिटी में रहता है, लेकिन होता है, इट्स नॉट एब्सेंट बिल्कुल। और ओवरी से क्या सीक्रेट होता है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। सेम जैसा हमने बोला, टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक प्रमोट करेगा, ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल्स में फीमेल पैटर्न सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करवाएगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है मालूम है ना? आधों के सिर हिल रहे हैं, नहीं मालूम तुमको? भाई तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या? पढ़ लो भाई, क्वेश्चन आते हैं बायो से, है ना, इन पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रोजेस्टेरॉन मेनली सिर्फ तब रिलीज होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी चल रही होती है, उसका भी लूटियल फेज, इतना तो तुम सोचो। जब मेंस्ट्रुअल हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड स्टार्ट होते हैं, उसके थोड़े टाइम पहले से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना स्टार्ट होता है, वो सब जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में है उसमें प्रमोट वगैरह करता है। याद रखना, ईस्ट्रोजन का बोला मैंने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का, प्रोजेस्टेरॉन का नहीं बोला। बहुत कम होता है कि प्रोजेस्टेरॉन हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रमोट वगैरह कर रहा है, मेनली ईस्ट्रोजन करवाता है। फिर से वही बात, ईस्ट्रोजन मेल्स में भी होता है ना, सिर्फ फीमेल में नहीं है। ठीक है, ये हॉर्मोन्स हमारा इंसान तो खत्म हो गया, मतलब ह्यूमंस तो हो गए, प्लांट्स की बात कर लेते हैं। नहीं बातें हैं भाई, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा। सुन लो, प्लांट्स में भी मूवमेंट होते हैं, लेकिन वो हमारे जैसे नहीं होते। उसमें न्यूरॉन्स नहीं है, उसमें ब्रेन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मूवमेंट होते हैं। दो तरह के मूवमेंट होते हैं उसमें, ट्रॉपिक और, हाँ जो तुम्हारे नाम है, ट्रॉपिक और नेस्टिक। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? जिनमें ग्रोथ इन्वॉल्व रहती है।
नेस्टिक मूवमेंट में ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं रहती। नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल छुई मुई का पौधा देखा है, टच मी नॉट प्लांट जो प्लांट होता है, उसको अपन हल्का सा टच कर रहे हैं तो उसने अपनी लीव्स को ऐसे बंद कर लिया प्रोटेक्शन के लिए। हमने टच लीफ पे किया होता है, लेकिन ध्यान देना ऐसा प्लांट रहता है ना, वो ऐसा ऐसा, हमने लीव्स को टच करा लेकिन उसका जो भी मूवमेंट होता है वो यहाँ पे होता है, वो ऐसे बंद होता है ना। तो ये मूवमेंट जो भी प्लांट्स में जो भी मूवमेंट होते हैं थोड़े बहुत, वो कैसे होते हैं, उनका जो सेल है उसमें पानी भर जाएगा तो वो बड़ा हो गया तो फैल गया, थोड़ा सा ऐसे बड़ा हो गया, श्रिंकेज हो गया, तो फिर उसका मूवमेंट और थोड़ा कम हो गया। ठीक है, इतना ही है नेस्टिक मूवमेंट में। और ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं, जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व रहती है। ट्रॉपिक में भी बहुत सारे ट्रॉपिक हैं, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, आइनोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मतलब जो कि सनलाइट या फिर जो हमारे एनर्जी का सोर्स है, मतलब प्लांट्स का एनर्जी का जो सोर्स है उसकी तरफ अपने आप को ग्रोथ करेंगे। सनफ्लावर जहाँ पे सूरज रहता है उस तरफ अपना मुंह मोड़ लेता है। ठीक है। जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी, रूट्स जो हैं वो जियोट्रॉपिकली ग्रो करती है, यानी कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में ग्रो करती है। तो रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और जो हमारी शूट है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। ठीक है। ऐसे फोटोट्रॉपिक भी देख लो, जो हमारा शूट है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक और जो हमारा रूट है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। आइनोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक मतलब केमिकल्स की वजह से उनसे अट्रैक्ट होके वो किसी तरफ मूव हो गया। आइनोट्रॉपिक आयंस के लिए। ठीक। हाइड्रोट्रॉपिक वाटर, वो भी रूट का ही रहता है, नीचे पानी है तो रूट नीचे ही जाएगा। ठीक है। इसमें फिर आते हैं हॉर्मोन्स। 4-5 हॉर्मोन्स हैं। ऑक्सिन हमारा जो प्लांट है उसकी शूट की टिप, रूट की टिप पे रहता है। जो भी ग्रोथ करवानी है ऑक्सिन टर्मिनल ग्रोथ करवाता है, यानी कि शूट को ऊपर खींचेगा, रूट को नीचे खींचेगा। ठीक है। अब एक कुछ दिया हुआ है बुक में कि लाइक अगर तुम देखो फोटोट्रॉपिक, यहाँ पे सन है तो ये जो भी पौधा है वो उस तरफ जाएगा, सन की तरफ। ऐसा सीधा है तो सन की तरफ ऐसा मुड़ेगा। तो कैसे मुड़ेगा, ऑक्सिन सेल की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो अगर इसको यहाँ पे मूव करना है तो वो इस साइड पे ऑक्सिन इकट्ठा होगा, वो सेल की ग्रोथ बढ़ाएगा। तो अगर तुम समझो ये 2 पार्ट है, यहाँ वाला बढ़ गया तो ये ऐसा मुड़ जाएगा, समझे ना। जिब्रेलिन या गिब्रेलिन ये भी ग्रोथ को प्रमोट करता है और सीड जर्मिनेशन करवाता है। एब्सिसिक एसिड सीड डॉर्मेंसी में काम होता है। जर्मिनेशन करते हैं ना, सीड जर्मिनेशन मतलब उसका उगना, उसका उल्टा होता है डॉर्मेंसी, कि वो उसको इनहिबिट कर रहा है उसके उगने को थोड़े टाइम के लिए। ठीक है। इथाइलिन बुक में नहीं दिया है शायद, है ना। इथाइलिन गैस है जो कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट करवाता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट मतलब उसको पकाने में मदद करता है। केले 4-5 दिन में रखे रखे वो अपने आप पक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इथाइलिन को सिक्रीट कर रहे हैं, अपनी इथाइलिन गैस को निकाल रहे हैं, तो फिर वो उसी की वजह से अपने आप पक जाते हैं। साइटोकाइंस, हाँ, सेल डिवीजन में काम आता है। साइटोकाइंस अपने अंदर भी होते हैं। ठीक है, खत्म। ये कुछ डाउट है और कोई चैप्टर में?